नमस्कार, आत्मनिर्भर भारत के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रुकमा। और ऊर्जा, जैसा कि कहते हैं कि किसी भी देश के विकास का इंजन होती है। किसी देश में प्रति व्यक्ति होने वाली खपत, ऊर्जा की खपत किसी भी देश के विकास का सूचक होती है। अर्थव्यवस्था से बढ़ती ऊर्जा जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। किसी भी समस्या का उपाय नहीं, निदान ढूंढे, ये कहते थे चाणक्य। और ऐसे में जब बात निदान ढूंढने की होगी तब यह होगा कि परंपरागत क्षेत्र जो है ऊर्जा के, उससे आगे हट करके हम ये देखें कि नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कुछ किया जा सकता है। सरकार के जो फैसले रहे हैं पिछले समय से, जो इस पर कार्रवाई रही है, वो कितनी तेज रही है, कितनी तीव्र रही है और उसका क्या कुछ फर्क पड़ा है, ये देखने की बात होगी। और आज हमारी चर्चा का विषय भी यही रहेगा। हम अपने खास मेहमानों से अगले 1 घंटे में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आत्मनिर्भर कितना बन सका है भारत ऊर्जा के इस क्षेत्र में। Well, and as Nikhil has said, as the world comes to terms with the enormity of the threat posed by climate change, India's emergence as home to one of the world's largest clean energy expansion programs is like a whiff of fresh air. On the back of a highly conducive policy and environment, a steady influx of capital, falling prices and new technologies, India has seen an exponential growth in its renewable energy sector in the past few years. Speaking of his government's commitment towards an energy-efficient, green and clean India, Prime Minister Modi recalled the journey of natural gas in the country and said how his government had fast-tracked the process of transition to a gas-based economy, and this was just yesterday. उसमें भी कई तर्क और तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे देश में पहली इंटर स्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। इसके बाद 2014 तक, यानी 27 साल, 27 इयर्स में भारत में 15,000 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बनी। आज देश भर में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 16,000 किलोमीटर से ज्यादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। बिल्कुल। और अभी पिछले महीने ही प्रधानमंत्री ने 15 तारीख को कच्छ जिले के विघाकोट गांव के पास दुनिया के सबसे बड़े नवकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया था। आप सबको इस बारे में याद होगा। इस पार्क की क्षमता 30 गीगावाट है। इसके जरिए करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर कार्बन उत्सर्जन के लिहाज से देखें तो इससे करीब 9 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर का फायदा होगा। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस मौके पर क्या कुछ खास कहा। जितना बड़ा सिंगापुर देश है, बहरीन देश है, लगभग उतने बड़े क्षेत्र में कच्छ का ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होने वाला है। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। सोचिए, रेगिस्तान की कितनी बड़ी भूमि का सदुपयोग होगा। सीमा के साथ पवन चक्कियां लगने से सीमा सुरक्षित भी और अधिक बेहतर होगी। आम लोगों का बिजली का बिल कम करने के लिए जिस लक्ष्य को लेकर के देश चल रहा है, उसे भी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से किसानों और उद्योगों दोनों को बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इस विषय पर, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के विषय पर किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ इसमें प्रतिबद्धताएं दिखाई हैं भारत ने और क्या स्थिति है भारत की, किस राह पर हमें ले जा रहा है,
इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ में। हम उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ में मनोज उपाध्याय जो चेयरमैन एंड एमडी हैं एक्मे क्लीनटेक, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही साथ आलोक कुमार जो कि सोलर एनर्जी और हाइड्रो पावर एनर्जी मामले के विशेषज्ञ हैं, इस विषय में विशेष काम उन्होंने किया है, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और इस पर विस्तार से हम चर्चा की करेंगे। हमारे साथ में भानु प्रताप यादव, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है और चर्चा को की शुरुआत करते हैं। भानु प्रताप यादव जी, आपसे ही करते हैं। सबसे पहले तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा जो है, इस क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है दुनिया के मुतल्लिक, अगर देखा जाए टोटल, अगर पूरी विश्व में रैंकिंग के हिसाब से या काम के हिसाब से, इकॉनमी के हिसाब से, तो किस जगह पर रेट करते हैं, क्या स्थिति है भारत की? जी नमस्कार, धन्यवाद इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जहां तक ग्लोबल सिनेरियो का सवाल है, भारत इस क्षेत्र में नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी और अहम भूमिका निभा रहा है। अगर हम प्योरली स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो हम ग्लोबली हम रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में 5वें नंबर पे उतरते हैं, और अगर हम सेक्टर वाइज जाएं तो विंड पावर में हम 4थे नंबर पे हैं, और सोलर पावर में हम 5वें नंबर पे हैं। और सबसे जरूरी बात है कि हमारी इकोनॉमी एक बहुत कम इकोनॉमीज हैं जो कि ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, जिसकी ग्रोइंग एनर्जी डिमांड है, उसमें से आती है। तो दुनिया के जो सभी बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनका इंटरेस्ट है। एक और चीज पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, इसमें भारत ने एक लीड ली है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाने में, जहां पे सभी इस तरह के जो देश जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में आते थे, जहां सौर ऊर्जा का बहुतायत से अवेलेबिलिटी थी, वो सब इसके मेंबर्स हैं, और एक बहुत अच्छा काम भारत कर रहा है इस विषय में। जी बिल्कुल। इस बात को अगर आगे बढ़ाएं और आपसे समझने की कोशिश करें मनोज जी, कि जो हाइड्रो पावर है या जो पवन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, या जो सोलर के अतिरिक्त, क्योंकि सोलर पर बहुत ज्यादा फोकस हमारा रहा है और हमने आशातीत वृद्धि भी की है, लेकिन जो दूसरे नवीकरणीय ऊर्जा के जो क्षेत्र है, उसमें अगर बात कही जाए, उसमें कितनी वृद्धि की है भारत ने पिछले दिनों में, और कितना विस्तार किया जा सकता है आगे, कितनी संभावनाएं हैं? क्वेश्चन पूछा, पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि सोलर आपने जैसा कहा सिर्फ 8 घंटा पावर दे पाता है, मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक। तो मतलब अगर हमें नवीन या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है तो हमें रात के समय और इवनिंग के समय या मॉर्निंग के समय भी पावर चाहिए। जी बिल्कुल। विंड हमारी नॉर्मली, अगर आप विंड की प्रोफाइल देखें इंडिया की, तो रात में बहुत अच्छी होती है। इसका मतलब विंड रात में और सोलर दिन में मिलके काफी अच्छा आउटपुट आपको दे सकते हैं। दूसरी एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपने माइक्रो हाइड्रो की बात की, हाइड्रो हमारे यहाँ बरसात में चलता है, मानसून के समय में चलता है, उस समय सोलर सबसे कम हो रहा होता है जी। तो अगर आप देखें, आपके पास एक तरफ सोलर है, दूसरी तरफ हाइड्रो और विंड, ये तीनों मिलके आपको ऑलमोस्ट एक अच्छी प्रोफाइल ऑफ पावर देती है जो यूटिलिटी को चाहिए होती है। क्योंकि यूटिलिटी को तो पावर 24 घंटे चाहिए होता है, क्योंकि हम अपने कंज्यूमर को 24 घंटे पावर देने की बात करते हैं। और इसमें से कोई भी एक रिन्यूएबल अगर आप टच करें तो उसका एक टाइम लिमिट है, कि कोई 8 घंटा देता है, कोई 10 घंटा देता है। और इंडिया ने काफी अच्छा किया है विंड में, जैसा साहब ने बताया कि हम ऑलरेडी 4थे नंबर पे विंड में हैं। तो विंड को और भी बड़ा करने की जरूरत है जी। एक विंड कुछ जोन में पाई जाती है, लेकिन अब क्या हुआ है कि जैसे जैसे विंड मिल की हाइट बढ़ती गई है, वो जोन जहां पर इनकी वायबिलिटी पहले नहीं थी, अब वहां भी इनकी वायबिलिटी होती जा रही है। अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाइब्रिड प्रोजेक्ट का बिडिंग की है। हाइब्रिड प्रोजेक्ट का मतलब सोलर और विंड मिला के जी। तो मेरा ये कहना है कि सोलर मतलब विंड को, हाइड्रो को और सोलर को, ये तीनों को मिला के हमें पोर्टफोलियो ऑफ एनर्जी बनाना होगा अगर हम रिन्यूएबल की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, और ये दोनों पे भी काफी काम हो रहा है। जी 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 right. जी। Coming to you, Mr. Alok, when we talk about India, the government
all credit goes to the government for the numerous steps it has taken to induce foreign investment in this sector, for example, signaling in commitment to promoting green energy by declaring an aggressive target of 450 gigawatts of green energy capacity by 2030. We believe that this target is achievable, and in fact, it could be achieved long before time. The government has backed this up by strengthening macroeconomic fundamentals, ensuring policy stability, and introducing several fiscal incentives. Would you agree, Mr. Alok? That's correct, because what I feel that the hydropower has two distinct advantages. One, it is a very long life. For example, the project they were commissioned in 1920s, they are still running at almost nominal the cost, whereas they have paid back its capital cost in 10 to 12 years. So virtually they are running free. And government is doing a lot in it. For example, in the small hydro, earlier they were providing the cash subsidy, but recently last year, they had a very innovative change wherein they rather in place of providing subsidy, they are incentivized by giving the extra tariff of around 1 rupee 50 paisa. And small hydro is the only sector at the moment in India which is having the preferred tariff. Right. And in fact, if I remember correctly, in 80s, while I was in Dharchula, Dharchula is a remote area in Pithoragarh, it is a far more bordering China, and there was no power, and we constructed a few small projects, and they not only fed the local area, but they also fulfilled the need of around nearby areas. Right. So when we talk about investors from their point of view, it's believed that the Indian renewable energy industry has matured. It is now characterized by its large size, lower risks, predictable yields and medium to high returns, which is exactly what foreign institutional investors seek. As somebody who is an expert, do you feel that the government's policies have made this difference, especially in the recent years? Prime Minister Modi's thrust on renewable energy, his stress on India becoming a clean and green energy country. That's correct, but when you're talking about the hydropower, they are, it is totally going to depend on the government, because they are in remote hills, quite specific. You need approachability. For example, in Arunachal, you are having 60,000 megawatt of power, but there is no power evacuation system or roads. It's virtually the powerhouse of India. And similarly, whenever a foreign investor comes to India, for hydropower, you need basically three things. One is your transmission system, second is approachability, and third is your land. In today's time, and then all the risk factor, unlike other renewable power, unlike other sources of power, the hydropower has a huge risk about the geological conditions or the water availability. So every investor who will come, he will prefer if they are getting the land or details, land acquisition, single window clearances, and approachability and transmission system. Once this is done, so what I feel that the hydropower itself can fulfill the major requirement of northern India and the north and eastern India. जी बिल्कुल। भानु प्रताप जी, अगर इस पूरी नवीन और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की बात कही जाए तो नई चुनौतियां हैं, नए अवसर हैं, और भारत ने बड़े जिसको कहते हैं कि प्रॉमिसिंग तरीके से आगे बढ़ा भी है, बड़े अच्छे और जिसको कहते हैं कि लक्ष्य जो है वो प्राप्त भी हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं उसमें। और ये कहा जा रहा है कि जो 2022 के लिए या जो 2030 के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं, उस दिशा में बड़ी तेजी से देश आगे बढ़ रहा है। किस तरह से आपको लगता है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी, क्या चुनौतियां हैं इसके लिए, और किस तरह से इसका विस्तार या विकास किया जा रहा है?
आपकी आवाज भानु जी हम तक नहीं आ रही है, देख लीजिए अगर ऐसा तो नहीं कि म्यूट की वजह से हो। जी हेलो जी जी अब सुन पा रहे हैं आपको, जी बताइए। हाँ, नहीं मैं ये कहना चाह रहा था कि लक्ष्य जरूर बड़ा है, लेकिन हमारे देश के जो सिस्टम है, चाहे वो रेगुलेटरी सिस्टम है या जो पूरा पावर स्ट्रक्चर का जो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, और जो हमारे कमिटमेंट्स हैं, पॉलिटिकल कमिटमेंट्स, और एक आम आदमी का भी जो रुझान है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी ही रिन्यूएबल की तरफ ही बढ़ना है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बहुत बड़ी तकलीफें होंगी। चैलेंजेस आएंगे, अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। कभी भी कोई सेक्टर एकदम से बढ़ता है, एक्सप्लोड होता है, जो सडनली बहुत लार्ज स्केल कैपेसिटी एडिशन होती है, तो उसमें चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो इम्पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो इसमें जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बहुत कम समय में ये प्रोजेक्ट लग जाते हैं, चाहे सोलर कहें या विंड कहें। लेकिन इनके चैलेंजेस देखते हैं तो दो मेन चैलेंजेस आते हैं इनके। एक तो लैंड, कहीं भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट सोलर लगता है या विंड या और दूसरे जैसे हाइड्रो की बात की, तो जमीन की एक तो इंडिया में हमारी पॉपुलेशन इतनी है, लैंड एज ए रिसोर्स थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, तो वहां पे अलग अलग तरह के प्रेशर्स आ जाते हैं। तो लैंड नॉर्मली इज फॉर अ प्राइवेट डेवलपर, लैंड हैज बीन वन ऑफ द चैलेंजेस। सेकंड इज द इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए प्रोजेक्ट लग गया, लेकिन अगर वहां से बिजली का ट्रांसमिशन नहीं हुआ तो वो प्रोजेक्ट लगा हुआ कोई फायदा नहीं होगा। ये दो मेजर चैलेंजेस डेवलपर्स की साइड से आते हैं। और अगर मैं यूटिलिटी की साइड से चैलेंज देखूं तो उसमें फॉलिंग प्राइसेस का एक जो डायलेमा है, आज हम सोलर देखते हैं या विंड पहले हम देखते थे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस सेक्टर में जो टैरिफ्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। अगर आज मैं डिस्कॉम में रहता हूं और आज मैं 25 साल की बिजली की खरीद मैं सोचता हूं कि मैं 2.5 रुपए में कर लूंगा पर यूनिट, और फिर मुझे एक डायलेमा रहता है कि नहीं, अगर मैं 6 महीने वेट कर लूं तो शायद 2 रुपए आ जाएगा। तो ये डिस्कॉम की साइड से चैलेंज है। तीसरा चैलेंज जो इसमें इंटीग्रेशन का चैलेंज होता है कि क्योंकि जैसा हमने शुरू में चर्चा की कि सोलर रहता है या बादल हो जाते हैं तो नहीं होता है, तो वेरिएबिलिटी रहती है रिन्यूएबल एनर्जी की। ये इंटीग्रेशन का चैलेंज है जो टेक्निकल है जी। और पांचवा चैलेंज मैं कहूंगा फाइनेंशियल है। सडनली कोई बहुत सेक्टर बहुत बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है तो उसके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहते हैं। ये लगभग 5-6 चैलेंजेस मेजर चैलेंजेस हैं, और इन ज्यादातर चैलेंजेस को हम मीट अप कर पा रहे हैं जी। बड़े जब सपने होते हैं तो उनके साथ में बड़े चैलेंजेस रहेंगे और उनको जरूर हम प्राप्त कर सकेंगे। रुकमा, आप कुछ पूछना चाह रही थी। Coming to you, Mr. Manoj, when we talk about the awarding of 1440 megawatt capacity after e-reverse auction under solar wind hybrid policy, and various other achievements that have actually been listed in the ministry's website as part of its annual report over the past year. How would you say that you've overcome these challenges? For example, in this particular instance, or in the instance of achieving phase 2 of grid connected solar rooftop program that was launched, how are you overcoming those challenges? So actually what you are asking two questions together. How do we handle the hybrid wind and solar combination? Yeah. Yes. Actually, when we started the country wind and solar hybridization, our idea was to utilize the transmission infrastructure efficiently. What I mean is that in daytime you use solar, in the night time you use the wind. So you are able to utilize the evacuation infrastructure properly. But what happens sometimes, at the same place you don't get solar, you don't get wind. So what you have to do, you have to put solar somewhere else and you have to put the wind where the wind is. Fortunately, in solar, we have a large area of India where you get almost similar type of radiation. But the wind is very, very subjective and very, very local. So what we need to do when we learn after the first project, that we will select may not be the best solar area, but maybe the best wind and medium solar area together. That's how people were able to install the project and demonstrate the project and scale up the project. In the last few biddings, you see that when the solar price is coming down, the wind is also is able to catch up with that. So what you are getting the combined tariff of solar and wind to the level which is almost lower, almost closer to the
what we call is round the clock power at the cost lower than the coal. This is a very good sign. If you are asking the rooftop solar is actually when your consumer becomes producer. Here we are dealing a different challenge. When we talk about the solar, first we have to have a certainty that the building where we are installing solar for next 25 years, this will not get altered. Normally in India, we keep the provision for building one more floor whenever the permission comes or whenever the family needs. That's one challenge actually in solar rooftop where we people have faced. The second challenge when the rooftop is when the utilities, most of the utilities, they don't like their customers to go away. They become a producer. So that I think government has created now new policy where they have incentivized the DISCOMs to support the consumers who want to generate the solar. Otherwise, there is a huge resistance from their side. The third point I think which is also important to understand is in most of the cities, we have a higher level of dust. So when you have a dust and you have a small solar installed on your rooftop, your output generation goes down significantly. What we need is when you have a cluster of solar, I think Gujarat did one of the best rooftop implementation where they defined the cluster of the solar for the rooftop, where you can deploy the resources to clean up whenever such situation comes in. So I think you need those, as Mr. Vamstab shared, that we have a challenge, but I think we are all learning from the challenges during scale up. जी बिल्कुल। आलोक जी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, जब बात हाइड्रो पावर की अगर करें तो उसमें ये देखने में आता है कि अगर जो छोटे प्रोजेक्ट्स हों, स्मॉल प्रोजेक्ट्स और छोटे इंटरप्रेन्योर्स या ये कहें कि जो दूसरे इस तरह के लोग हैं, अगर वो उसको मिल करके इस तरह के प्रोजेक्ट चलाते हैं और इस तरह की एक एनवायरनमेंट, एक जिसको कहते हैं इकोलॉजी अगर डेवलप हो, उसके लिए सारी सुविधाएं हों, तो शायद इस क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। इसके लिए क्या कुछ नीति रही है और किस तरह से इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि स्मॉल हाइड्रो की अपनी अलग एक पॉलिसी है। इंडिया में अभी तक 30,000 मेगावाट का पोटेंशियल स्मॉल हाइड्रो का है, जिसके अंदर कुल लागत 2,500 मेगावाट ही अब तक डेवलप हो चुका है। और जैसे मैंने पहले बताया, धारचूला जैसे सुदूर एरिया में जहाँ रिमोट एरिया है, जहाँ ट्रांसमिशन लाइन नहीं पहुंच सकती हैं, वहां पर ये स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट एक वरदान की तरह होंगे। लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स अच्छी चीज कोई नहीं होती और एक अलग चीज है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें काफी सब्सिडी दी है और अभी इस समय अकेला सेक्टर है जिसमें प्रीफर टैरिफ दे रहे हैं, लेकिन इसमें काफी कुछ किया गया, काफी कुछ करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल काफी अच्छा कर रहा है इसमें, काफी प्रोएक्टिव है क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, तो हिमाचल काफी अच्छा कर रहा है, काफी प्रोएक्टिव है। उत्तराखंड जो मेरी कर्म भूमि रही है, जब मैं वहां पर था तो मैंने पूरी एक स्मॉल हाइड्रो पावर की पूरे एक पॉलिसी बना के पूरा कंसेप्ट बनाया था। उस काम हो रहा है, लेकिन अभी काम होना बाकी है। लेकिन उत्तराखंड और कश्मीर में भी इतना पोटेंशियल है कि पूरी वैली की रिक्वायरमेंट खाली स्मॉल हाइड्रो से पूरी हो सकती है, लेकिन वहां पर अभी तक टैरिफ पॉलिसी डिसाइडेड नहीं है स्मॉल हाइड्रो के लिए, इससे वहां पर दिक्कत है। मेरा तो ये ऑफर है कि देश के लिए अगर किसी को मेरी आवश्यकता हो तो आई एम अवेलेबल, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल और कश्मीर में काफी इसी तरह से आपका अरुणाचल में लगभग 6,000 मेगावाट के स्मॉल हाइड्रो पावर की जरूरत है का पोटेंशियल, लेकिन वहां भी अब तक रूट्स और ट्रांसमिशन सिस्टम ना होने की वजह से एंटरप्रेन्योर्स नहीं पहुंच पाए हैं। एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो छोटे स्केल के होते हैं, दो ही प्रॉब्लम होती हैं, एक तो लैंड की, तो उनको जो लैंड फॉरेस्ट केस की क्लियरेंस की, और तीसरा पावर इवेक्यूएशन सिस्टम। अगर इसके अंदर पूरी एक इंटीग्रेटेड प्लान बन जाए तो कोई वजह नहीं कि स्मॉल हाइड्रो पावर जितनी हिल स्टेट्स हैं उनकी पूरी रिक्वायरमेंट अपने आप में पूरी कर ले। और पूरा इसी तरह से छोटे छोटे गांव में, पहाड़ों में जितने भी गांव होते हैं, हर एक में कोई ना कोई पानी का सोता होता है, और उस पानी के सोते में उस गांव के लिए रिक्वायरमेंट के लिए स्मॉल माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट 5 से लेकर 50 किलोवाट तक के डेवलप किए जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स काफी कुछ कर भी रही हैं, जिसमें सेंट्रल सारा उनको
मदद कर रहा है, जी लेकिन इसको जो है कॉमर्शलाइज करना, प्रोफेशनलाइज करना अगर थोड़ा और बेटर हो जाए, दैट विल बेटर। जी बिल्कुल। Right. As far as various reports have told us, since 31st March 2020, India's installed utility-scale hydroelectric capacity was 46,000 megawatts, or 12.3% of its total utility power generation capacity. There's also a belief that hydroelectric power is not very conducive to environment protection. Could you clear the doubts that exist in this regard? Mr. Alok. In fact, there are very divergent views on it. For example, nowadays we are more stressing on the projects without major dams. And a lot of environmental protection works is taking up. For example, if you are making major dam, it may be contrary to many environmentalist point of view, but say if you made a Tehri dam, okay, you are on one side you are saying that you are causing some ecological imbalance, but at the same time the local ecology has completely changed. There are local rains, the local there are new springs are found up, and besides it, half of the UP has been is free of floods. It is getting the water supply. It is getting the irrigation. So you are always to have a comparative study. What is better? Anything we are doing shall be doing some damage to environment somewhere. But at time earlier, there was not much awareness about the environment. Nowadays, around 2% of the project cost is being put to the upgradation of the environment. So this awareness has changed the perception of the hydropower projects. More awareness, more upgradation, and it has helped a lot of afforestation, upgradation of afforestation, and training of the rivers in the upstream areas. And in this respect, a small hydropower plays a much major role because they don't have any environmental impact such. जी भानु प्रताप जी, अगर आपसे ये जानने समझने की कोशिश करें, अभी चैलेंजेस पर बात हो रही थी खासतौर पर सोलर एनर्जी से जुड़े हुई चीज़ों के लिए, क्या जो उससे जुड़ी हुई जो इक्विपमेंट्स हैं उनका देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना कितना बड़ा एक ज़रूरत भी है और चैलेंज भी, क्योंकि अभी तक देखने में आता है कि जो कुछ भी उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट्स रहे हैं चाइनीज उत्पादों से अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो बाजार अभी तक पटे पड़े हुए थे कुछ समय पहले तक। अब उस पर जरूर नीति और रीति में बदलाव आ रहा है। कितना बड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है इस विषय में? भानु जी, लगता है कि आपका म्यूट बटन जो है वो दबा हुआ है। जी 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 मैं थोड़ा सा एक जनरल जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। हमारे देश में जो सोलर सेक्टर है वो अभी पिछले कुछ सालों में बढ़ा है और पिछले 5-6 साल में और अभी पिछले 2-3 साल में तेजी से बढ़ा है। जी। अभी भी अगर देखेंगे तो विंड पावर की कैपेसिटी है देश में वो सबसे ज्यादा है जी। लेकिन ऐसा लगता है सभी को कि सोलर सबसे ज्यादा है। तो ये आज की डिमांड है सोलर का बढ़ना और लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सेक्टर्स नहीं ग्रो कर रहे हैं। जी, और सोलर को घर घर में लोग इस्तेमाल भी कर ले रहे हैं, सोलर लैंप, सोलर लाइट्स, तो वो एक थोड़ा लोकप्रियता भी उसकी ज्यादा बनी है। सोलर बड़ा सिंपल है, इजी है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जी। और क्योंकि हमारे देश में थोड़ा ये सेक्टर लेट शुरू हुआ इसीलिए थोड़े चैलेंजेस हैं जी। इसमें डिमांड जो है हमारी काफी मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट बोलते हैं जिससे कि लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले जी। वो हमने कई स्कीम्स के अंतर्गत हमने इसकी डिमांड अच्छी खासी क्रिएट कर दी है। लगभग 30 से 40 गीगावाट अगले 3-4 साल में डिमांड है इसकी
और हम उन स्कीम्स पे बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, वेफर्स होते हैं, फिर सेल्स होते हैं, फिर मॉड्यूल्स, और इस तरह से स्टेजेस में बनता है। अभी फिलहाल हमारे इसमें डोमिनेंस चाइना का रहा है, और लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और इसमें आएंगे जी। और डेफिनेटली जो लोकल इंडस्ट्री हमारी विल ग्रो अप टू द चैलेंज एंड राइज टू द ओकेजन। जी। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। जी। Right, so Mr. एक्सपोर्ट भी हम करने लगे, कुछ जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं सोलर के, सोलर पैनल बना के एक्सपोर्ट भी, अच्छी अच्छी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करते हैं। जी बिल्कुल। Right. So when we talk about COP21, your report says that ahead of COP21, India submitted intended nationally determined contribution to the UNFCCC. India's INDC builds on goal of 175 gigawatts of renewable power capacity by 2022. That has been increased to 450 gigawatts. Your ministry is taking a number of steps. You're calling it a multi-pronged approach towards reducing, in our fight, as part of our fight against climate change. What are the steps you're taking at the ground level? I think ministry, as you rightly said, is taking multi-pronged step. I think one thing is very clear, that whatever growth is happening in the capacity getting added is happening in the renewable sector. I mean, one would barely listen to any new thermal plant getting generated, getting commissioned. So most of the growth which is happening in terms of capacity building, which is needed, one, because we've given about 25 lakhs new connections to the new households in last 2 years as a part of Saubhagya. And second, the normal growth of economy which is taking place at the rate of 5 to 6%. Second, what the Government of India has done is to prescribe what we call as a RPO, renewable purchase obligation. So every entity which is buying power is required to buy a certain percentage of power from the renewable. Now that has created a good demand from renewables. What ministry is doing through its public sector undertaking called SECI, Solar Energy Corporation, is to aggregate such demands from different states, which we call as a non-RE rich states. I'll tell you, there are broadly, we categorize RE rich states and non-RE rich states. So all those non-RE rich states, for RPO compliance as also for economic reasons, they want more and more power, and all this power is coming from renewable sector. So aggregation of demand plus setting up of a platform where projects could be set up in one state and the power from renewables go to another state, taking the transmission for these projects without these charges, plus the process of procurement of renewable power is being made very transparent. The ministry has floated guidelines which is being followed across the spectrum. We are also following up in terms of setting up solar parks or large scale RE parks in several parts of the country, which facilitates the land availability as well as the transmission infrastructure. So I think ministry is working in a multi-pronged strategy to see that this large-scale capacity addition, what we promised as a part of INDC, materializes. जी बिल्कुल। यहाँ पर मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, सोलर पावर में जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, बिना प्राइवेट प्लेयर्स को साथ में लिए उनको साथ में बढ़ाए हुए ये संभव नहीं है। चाहे वो एमएसएमई का क्षेत्र हो, चाहे बड़े प्लेयर्स हो, इसमें उनके लिए क्या कुछ चैलेंजेस आपको दिखते हैं, और क्या आपको लगता है कि नीतियों में अभी तक सरकार ने जिस तरह से इसको बढ़ाया है, क्योंकि बहुत तेज गति से, बहुत तीव्र गति से आगे तो बढ़ रही है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं इसमें।
आपकी आवाज मनोज जी नहीं आ रही है हम तक। एक बार देखें कि आपका म्यूट बटन तो नहीं ऑन है। म्यूट तो नहीं ऑन है जी। हम आपको सुन पा रहे हैं मनोज जी, आप फ्रेम में वापस आ जी। अच्छा, अभी सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। पहली बात ये देखिए कि इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि लास्ट 5 साल में जो कंपनियां इसमें इस समय सबसे बड़ी कंपनी है वो पहले एनर्जी सेक्टर में थी नहीं। इसका मतलब ये हुआ ये सारी नई कंपनियां आई हैं। नई कंपनी का मतलब एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप सेक्टर, वो स्केल अप की है। नॉर्मली किसी बिजनेस जो शुरू होता है तो आप देखेंगे कि उस सेक्टर के कोई बहुत बड़ी कंपनी उस एरिया में ग्रो करती है। आप देखेंगे कि सोलर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सारी नई कंपनियां आई हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर आए हैं। ये बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर आए और उन्होंने इतना बड़ा स्केल पहुंचाया इसको कि जो वर्ल्ड में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लार्जेस्ट सोलर कंपनीज हुई हैं। Despite of all the challenges what we had, despite of the various supply chain issues, all those things we sorted out, right? This was a very good sign for all the industry stakeholder. Now, जब आप स्पेशली एसएमई सेक्टर की बात करते हैं, हमारे यहाँ एसएमई सेक्टर 2 तरीके से सोलर में इन्वॉल्व होता है। सोलर में एक चीज अभी हम समझ रहे हैं, जो आपने पॉइंट पिछला टच किया कि चाइनीज हमारे यहाँ पैनल आए जिसमें एमएनआरई की तरफ से बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया गया कि 4-5 साल से ये इंडस्ट्री बढ़ी है। बट एक चीज हम भूल जा रहे हैं इसमें, सोलर पैनल सिर्फ 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट का होता है। 50% सारी चीज इंडिया में बनी होती है। क्या क्या है वो केबल है, वो इन्वर्टर है, ट्रांसफार्मर है, स्ट्रक्चर है, ये सारे हमारे एमएसएमई सेक्टर ही दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर 1 लाख मेगावाट का टारगेट करते हैं करने का, तो इसका आज के समय इन्वेस्टमेंट 4 लाख करोड़ होगा। अब 4 लाख करोड़ में इसका मतलब 2 लाख करोड़ का जो बिजनेस है वो एमएसएमई को ही जाएगा। एमएसएमई को ही ट्रांसफार्मर सप्लाई करना है, एमएसएमई को ही स्ट्रक्चर सप्लाई करना है, एमएसएमई को ही केबल सप्लाई करना है। तो अगर आप पूछते हैं तो सोलर सेक्टर ने सबसे बड़ा बेनिफिट अगर किसी को दिया है तो स्टार्टअप को और एमएसएमई को दिया है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब अब हम इसको स्केल अप कर रहे हैं, अभी तक हम 1 लाख मेगावाट तक जो करने की बात कर रहे थे सोलर, उसमें जो चैलेंजेस थे, जब 1 लाख से 4.5 लाख मेगावाट पे जाएंगे तो दूसरे टाइप के चैलेंजेस आएंगे, जिसमें कई पॉइंट में एमएनआरई के मिस्टर भानु प्रताप जी ने टच किया। उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे अनुसार आएगा, राइट, वो ये आएगा कि जब 1 लाख के बाद आप ग्रिड में लगाएंगे और सोलर या विंड में जो अनिश्चितता होती है कि किसी समय अगर ट्रांजिएंट क्लाउड आ गया सोलर प्लांट के ऊपर तो प्लांट बंद हो जाएगा तुरंत। अगर इतने बड़े स्केल पे अगर राजस्थान में आपने पावर प्लांट बंद कर दिया सडनली, पूरी ग्रिड कोलैप्स हो सकती है। तो इसका मतलब है अब हमें नए एरिया में इन्वेस्टमेंट करना होगा, वो एनर्जी स्टोरेज पे करना होगा, उसमें हाइड्रोजन है, बैटरी है, बहुत सारी चीजों पे करना होगा। दूसरा एक चीज सोचने की बात यह है कि 4.5 लाख मेगावाट अगर हम ऐड करेंगे, जो 450 गीगावाट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है, तो 2 लाख, अभी हमारी पूरी कंजम्पशन 2 लाख मेगावाट के आसपास होती है, ठीक है, 24 घंटे के उसमें, मतलब 2 लाख मेगावाट को हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो जब हम 4,50,000 करेंगे तो 2,50,000 मेगावाट कहां जाएगा? ये क्वेश्चन हम सबको आज ही से सोचना पड़ेगा जी। जब हम 4,50,000, क्योंकि ये बहुत जल्दी लग जाता है, ये तो 3-4 साल में हम 4,50,000 प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो अगर हम प्रोड्यूस करके कंज्यूम नहीं कर पाएंगे 2,50,000, तो हमारी ग्रिड स्टेबल हो जाएगी। तो हम आपको आज ये भी बताना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी जब एक तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो वो दूसरे एरिया को आपके टच करती है। आज सोलर इतना सस्ता हो गया है कि गैस और कोल से भी सस्ता हो गया। मनोज जी, इस पॉइंट को आपसे समझना चाहेंगे, क्या जब 2030 में 4,50,000 की जिसकी बात कही जा रही है, 450 गीगावाट की, क्या तब तक उतनी आबादी नहीं हो जाएगी कि 450 का उपभोग करने के लिए उस रेशियो में क्या इस विषय में विस्तार से कोई जानकारी है इस बारे में? बिल्कुल जानकारी। अगर आप 5% भी अपनी एनर्जी ग्रोथ को ले लें आज के समय में, राइट, आप ये समझिए क्या हो रहा है कि 2 कंपीटिंग टेक्नोलॉजी साथ चल रही है। एक तरफ हम एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी क्या है कि हम अपने कंजम्पशन को कम कर रहे हैं। आप विजुलाइज करिए, अगर आपने 4 करोड़ या 10 करोड़ एलईडी बल्ब लगा दिए तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपने ग्रिड से 20,000 मेगावाट कंजम्पशन कम कर दिया है। बिल्कुल, राइट। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अगर उनकी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ गई है तो इसका क्या मतलब हुआ, वो उतनी पावर में ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं।
सिमिलरली अगर आपके घर का एसी आज जब 5 स्टार एसी हो गया है, तो वो जितनी पावर आज से 5 साल पहले लेता था, उसका आधा ले रहा है। ठीक है, तो जहां आप एक तरफ बढ़ा रहे हैं पॉपुलेशन, आप कह रहे हैं हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा इंडस्ट्री बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपकी एनर्जी एफिशिएंसी उसको कंपेंसेट करती जा रही है। तो अगर 2030 में जाएंगे, बिल्कुल अगर आप 2 लाख पे मतलब बिल्कुल पैसिव उसमें अगर आप कैलकुलेट करके ले लेते हैं कि 5% हर साल बढ़ेगा, तो आप 2.5 लाख मेगावाट से ऊपर पावर कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना होगा 2 लाख मेगावाट का एडिशनल, ये सोचने की जरूरत है। और वो क्या होता है आज के दिन में, अगर आपने सुना होगा सोलर टू हाइड्रोजन, P2L, मतलब क्या सोलर सिर्फ पावर देगा या सोलर आपके घर में कूलिंग और हीटिंग भी दे सकता है? सोलर से क्या आप पेट्रोल डीजल बना सकते हो? सोलर से क्या आप यूरिया बना सकते हो? ये सब अब शुरू हो गया है, बिकॉज सोलर से पहली चीज हाइड्रोजन बनती है। हाइड्रोजन से फिर आप क्या बना सकते हैं? चाहे आप गैस बना सकते हैं जो आपके घर में लगती, वो ग्रीन गैस कहलाएगी। अगर आप उससे फर्टिलाइजर बनाते हैं तो ग्रीन अमोनिया बना सकते हैं। मेरा तो अपने मिनिस्ट्री से बहुत इस मामले में बात हुई है कि इंडिया के पास अब पॉसिबिलिटी हुई है कि अब हम एनर्जी एक्सपोर्टर बन के दिख सके, जहां पर हम ग्रीन यूरिया प्रोड्यूस करके, ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस करके इंडिया से पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सके। बिकॉज ये 2 लाख मेगावाट तो हमें कहीं एडिशनल इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा अगर ग्रिड नहीं लेगी। और तीसरा सबसे बड़ा पहलू है, जिन एरिया में हम एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, हम लोग जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 25% टोटल एनर्जी है जो इंडिया कंज्यूम करता है। 75% जो एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, राइट, पेट्रोलियम एनर्जी हम इनमें कंज्यूम करते हैं। तो सोलर को जैसे जैसे सस्ता हो रहा है हम इन एनर्जी एरिया में लाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट इस दिशा में काफी काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, जिस तरीके से सोलर की प्राइस कम होती जा रही है, ये एक ऐसा एनर्जी सोर्स बन जाएगा जो आपको 24 घंटा पावर देगा। और आपकी वेरियस अदर एरिया में, चाहे वो फूड हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे आपके फर्टिलाइजर सेक्टर हो, इन सारे सेक्टर को ये इफेक्ट करेगा। और जिसका सबसे पहला कदम हाइड्रोजन है, और जिसमें गवर्नमेंट ऑलरेडी हाइड्रोजन मिशन बना चुकी है। तो अब सोलर नहीं रहा, सोलर एक कंप्लीट एनर्जी सोल्यूशन हो रहा है। जी बिल्कुल। Right. Coming to you, Mr. Yadav, when we talk about employment opportunities, already the ministry is providing skill development in this sector to so many women, as distributing solar lamps in villages, setting up lights, for example, and so on, and various other measures that the ministry is taking. But from the point of view of the future, from 2020 onwards, do you see that potential for employment increasing? Is the government looking at more avenues in that respect? Because we are talking here about an Atmanirbhar Bharat. Yeah, I think the energy requirement of the country and of an average citizen, I just wanted to react to the previous statement. If we consider the average consumption, average electricity consumption of an Indian, it is way less than the global average. Yes. And as our households, the poor households move to the middle level, they'll consume more and more electricity. I mean, slowly most of the energy is also, let's say, converging. You can use one source of energy to other part. So I see a good potential in rise of demand for energy. That's point number one. Second, when the new sector, the sector is growing, this will throw up many new demands for employment, like the installation and commissioning of the large scale plants. The facts and figures are available of employment, plus the rooftop solar, the sector which is growing up, and I'm sure which will pick up in most of the countries in next 3 to 4 years. Will need a lot of manpower. All these plants will also require regular maintenance and upkeep. Again, this will need specialized manpower. We are also considering the export of RE services. We categorized what we have defined as a RE services, whether we are maintaining the wind turbine or wind parks or solar parks or all these renewable energy parks.
all these are connected to SCADA, and you need very specialized manpower for these activities. And as the country is emerging as leader in this field, and since we are fairly strong in providing services, which was witnessed through the IT sector, I see a fairly large space for employment generation. And these could be ranging from very simple tasks such as cleaning of the solar panel to extremely complicated and IT-enabled tasks. For example, which part of the wind turbine is not working, and what is the time period within which it is to be replaced. So there is a whole spectrum of employment generation in this sector. जी बिल्कुल। आलोक जी, अभी चर्चा हो रही थी और कहा जा रहा था कि जो सोलर एनर्जी है वो घरों में बड़ी लोकप्रिय हो रही है। पिछले 6 वर्षों में 16 गुना जो है सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ी है। तो इस लिहाज से जब हम हाइड्रो पावर की बात करते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो इसको भी कैसे कंसेप्टलाइज किया जाएगा, कैसे ये आगे बढ़ता है और कैसे इसको जिसको कहते हैं एक तरह से जनप्रिय बनाया जाए कि लोग भी इस क्षेत्र में आगे आए, जनता से इसको जोड़ा जा सके। और चूंकि ये एक ऑलरेडी बढ़ता हुआ क्षेत्र है, लगातार इसमें प्रगति की जा रही है, इसको और आगे और नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। देखिए, इसका तो बहुत ही सिंपल सा है कि जितनी भी आपकी हाइड्रो पावर होंगी वो इस एरियाज में ही होंगी, और हर हिल में जो भी गांव होगा उसके साथ में एक पानी का स्प्रिंग जरूर होता है। जी बिल्कुल। मतलब कैपेसिटी विलेज लेवल पे छोटे छोटे माइक्रो हाइडल स्कीम लगनी चाहिए, और जो गांव में आपको 24 आवर्स पावर नहीं चाहिए, तो स्मॉल हाइड्रो में पहले तो पानी से आपकी मैकेनिकल एनर्जी बनती है, उसको हाइड्रो पावर में कन्वर्ट किया जाता है। तो रादर ड्यूरिंग द डे टाइम आप उस मैकेनिकल एनर्जी को गांव में यू कैन यूज इन मेनी अदर थिंग्स लाइक स्मॉल इरिगेशंस और ये इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। और ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट इसमें आज की तारीख में काफी हद तक फाइनेंस कर रही है, एंड लेट द विलेजर्स कोऑपरेटिव रन इट बाय देमसेल्व्स। और उसको उठाकर जैसे कि सोलर में सरप्लस पावर ग्रिड में फीड की जाती है, इसी तरह से गांव में भी जो सरप्लस पावर होती है ड्यूरिंग द नाइट टाइम्स या वो भी ग्रिड में फीड हो और स्टेट उसको पैसा दे, तो इससे न सिर्फ पंचायतें आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथन होंगी, उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और लोगों का जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ये अपने आप आगे बढ़ेगा। और स्मॉल हाइड्रो पावर का सवाल है, ये तो पूरे ये स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट का साइज 25 मेगावाट होता है, ये लगभग आपका 200-225 करोड़ रुपए का बनता है, जिसके अंदर 60-70 करोड़ रुपए की इक्विटी लगती है, तो हो जाता है। और इसमें जो 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी वायबल हो जाता है, जो लग सकता है। Right, but sir, talking from an overall point of view, when we talk about renewable energy, so far up till now, the government has a system by which the RBI has included renewable energy sector projects under priority sector lending, up to which a particular amount, 200, it's way below 200 crore rupees. So clearly hydropower is out of the reach of say individual households or small communities even. Would you agree on that? So do you think a change is needed in this sector in that regard? No, in fact, for solar you can put it at a rooftop, but for hydropower you need a community requirement. It can be the village basis, or if you are having big orchard or big farmhouse, for that you can install your small micro hydel powerhouse, like there are few in Kerala which are doing it. But locally, if you want to popularize it, it will help, because its cost becomes too high. It is unviable. So on the community basis, if you are doing it, so sometimes you are providing free power to the villagers, and at the same time you are generating extra revenue by feeding to the grid. The rooftop approach cannot be applicable to the small hydropower side. Yes. जी, भानु प्रताप जी, तमाम विषयों पर बातचीत जो है ये चूंकि बड़ा विषय है और उस पर विस्तार से बातचीत की जा सकती है। बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं हैं जिस पर हमारी सरकार ने बड़ी दृढ़ राजनीतिक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़े हैं,
अब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर हमारी चर्चा शायद इस अभी तक नहीं हो पाई। गोवर्धन योजना है, जिस तरह से भारत में सबसे ज्यादा पशुधन की आबादी है उसका उपयोग करने की बात कही जा रही है, इसको परवान चढ़ाया जा रहा है। बायोमास संसाधनों के उपयोग से बिजली के उत्पादन की बात कही जा रही है, मेथनॉल को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। ये सारे इन क्षेत्रों में सरकार की नीति बहुत साफ रही है। कितना आगे हम इस पर बढ़ पाए हैं, कितना आगे अभी जाना है? जी एक्चुअली ये ओवरऑल जो ये जो एरियाज आपने बात की है, ये हमारी एक पर्सपेक्टिव है जिसको मैं कहूँगा एनर्जी इंडिपेंडेंस। अभी हमारी जो ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दे तो बाकी एनर्जी है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट होते हैं ज्यादातर जी। तो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए और रिन्यूएबल की तरफ बढ़ने के लिए ये सारे प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। इसमें जैसे बायोमास की बात की आपने, तो बहुत सारा हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट है वो मतलब कलेक्ट होता है और वो एलिजिबल हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये रिन्यूएबल होने के साथ साथ ये डिस्पैचेबल भी है। जैसे सोलर और विंड की तरह ऐसा नहीं है कि अब हवा चली गई या अब बादल आ गए। बायोमास से या वेस्ट टू एनर्जी जो एक नया सेक्टर है, हम सब अर्बनाइज्ड हैं और बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं, जिसके वेस्ट को हैंडल करने के एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। दिल्ली में हमने देखा होगा, बड़ा उस एरिया से निकलते हैं। तो चाहे वो एग्रीकल्चरल वेस्ट हो या जो म्युनिसिपल वेस्ट हो, ये इनमें ऑर्गेनिक मैटर रहता है और इन सबको कन्वर्ट करके किसी न किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी हम प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। इन सबसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है जो कि 24 घंटे हो सकती है। तो जो इंटरमिटेंसी की बात है, जो रिन्यूएबल एनर्जी, वो इसमें नहीं रहती, वो हाइड्रो में भी नहीं रहती। हाइड्रो की चर्चा की हमने, हाइड्रो का मैं जॉइंट सेक्रेटरी इंचार्ज हूँ। तो ये जो चीजें हैं, इन सब में जो मेथनॉल है उसमें पेट्रोल में ऐड करने के लिए ब्लेंडिंग की जो पॉलिसी COPNG MOPNG की, तो ये सब चीजें हम एनर्जी इंपोर्ट से किस तरह से दूर हटें और एनर्जी, हम इलेक्ट्रिसिटी में तो एक्सेस प्रोड्यूसर हैं, हमें जितनी भारतवर्ष को जितनी भी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आज की तारीख में जनरेट हो रही है। लेकिन बाकी तरह की जो एनर्जीज हैं उसको हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। इनको कम करने के लिए सारे प्रोग्राम्स कुछ हमारी मिनिस्ट्री चलाती है, कुछ बाकी मिनिस्ट्रीज चलाती है। Right. Mr. Alok, when we talk about the various government schemes, the most recent among them, I'll just give a few examples, the Atal Jyoti Yojana and then the PM Kusum scheme, which have come into force. Which of these schemes would you say has had the most effect in terms of reach and in terms of impact? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि आपके शायद लैपटॉप का म्यूट बटन दबा होगा। Both of the schemes are having their own importance in the relevant fields and they are widely accepted. And it's great that such schemes are coming up and they will empower this sector as a whole. Right. When we look at the micro sector, for example, coming to you, Mr. Manoj, when we look at the micro sector, solar study lamps and solar, say, street lights, for example, how much focus is the government laying on that? The government comes out again through the Solar Energy Corporation as well as through the state nodal agencies. They come out with the various tenders, right? And normally there are two types of projects in this. One is being used by municipal corporation, where you have street lights, right? And the other is used by the individual consumer, where you are providing an individual with the light and a small battery, so he can use that as a light in the daytime or whenever the resource is available and the backup time is available. I think it is getting deployed. But what is also happening, please understand that now the government has connected every home, right? So what is happening, you are all, and we have a first time in the history where we have a surplus power in the grid. So what we are also getting is 24-hour power to the home.
So when Yes. you are getting 24-hour power to the home, then your dependency on inverter, your dependency on the small light solution goes down drastically. But what is happening also, the farmers and other, they are using these devices to go to the farm and do the farming in the night. So it is now opening the new avenue for the farmers to do their things, which they were not able to earlier do. So I think it is good thing what is happening, but the scale again I am telling will get affected when you are already providing 24-hour light to the village or to the cities. जी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर भारत में ऊर्जा की खपत जो है वो लगातार बढ़ रही है, तो नवकरणीय ऊर्जा का जो क्षेत्र है उसमें अपार संभावनाएं हैं और सरकार के लगातार इसमें प्रयास रहे हैं, लोगों की भागीदारी रही है, जन भागीदारी के जरिए भी हम इसमें लगातार इन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। अपने खास मेहमानों का यहाँ पर हम शुक्रिया करेंगे, इस चर्चा को विराम देंगे। भानु प्रताप यादव जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में आपने आए और आपने शिरकत की। मनोज उपाध्याय जी, आपका शुक्रिया। आलोक कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। Many thanks to all our guests, and although it's such a vast topic, we've tried to cover various aspects in this edition of Atmanirbhar Bharat. We'll continue with the conversation in all our subsequent editions, and meanwhile news and updates continue on DD News. That's all from us for now. Namaskar. नमस्कार।